बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, रिड्यूस्ड सिलेबस, ठीक है, पूरा नहीं, रिड्यूस्ड सिलेबस, 9th क्लास बायोलॉजी, लेक्चर 2 पे हम लोग आ गए हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। मेरी इस वीडियो के नीचे जो वीडियो चल रही है, नीचे देखें मेरी तस्वीर बनी हुई है और नाम लिखा हुआ है, रटना नहीं समझना। उसको क्लिक कीजिए, पेज खुल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, 4 प्लेलिस्ट फ्रेश बनाई है मैंने, ख़ास तौर पर रिड्यूस्ड सिलेबस के लिए। उसमें देखें, आपको जो है ना अपने सारी काम की वीडियोस जो कि आपके इस के मुताबिक हैं, अभी के एग्ज़ाम के मुताबिक, वो सारी वीडियोस इंशाल्लाह उसमें पड़ी हैं। सारी तो नहीं, अपडेट हो रही हैं, जैसे कि बायो की भी बन रही हैं, वो भी आएंगी धीरे धीरे। तो बहरहाल, डिविजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ये हमारा टॉपिक है। डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब इस डिवीजन में क्या फ़र्क है? डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, डिवीजन वर्ड का मतलब होता है तकसीम। इसको कहते हैं बराबर तकसीम। ये एक ट्री है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब इसमें ब्रांचेज़ हैं, इसमें ब्रांचेज़ हैं, इसमें ये ब्रांचेस, ब्रांचेस निकल रही हैं। यहाँ पर भी ब्रांच निकल रही हैं। आप थोड़ा सा गौर करें इसके ऊपर। ये 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दी। अब जितनी भी ब्रांचेज़ हैं वो इन 2 हिस्सों में ही हैं। जितनी भी बायोलॉजी की ब्रांचेज़ हैं वो सब इन 2 हिस्सों में ही हैं। समझ में आ गई बात? तो ब्रांचेस कितनी भी ज़्यादा हों, वो इस हिस्से के बाहर नहीं है। यहाँ पर ब्रांचेस कितनी भी ज़्यादा हों, वो इस हिस्से से बाहर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी के अंदर जो कुछ भी हम देखेंगे, उनमें से ही ब्रांचेस आगे निकलेंगी। तो समझ में आ गई बात? तो ये डिवीज़न का ये मतलब था, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या क्या है, ये बिल्कुल आपके रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक। ये रहा रिड्यूस्ड सिलेबस मेरे पास, 9th क्लास बायोलॉजी का, डिवीज़न एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, टॉपिक 2। आपके पास इसका PDF जो है आपके एंड्रॉयड मोबाइल पे आ गया होगा, देख लीजिए उसको। ये आपकी बुक के पेजेस हैं, नई बुक जो है। तो डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी के अंदर हमारे पास कौन कौन सी डिवीज़न है? 3 मेजर डिवीज़न है, 3 डिवीज़न हैं। पहली क्या है? ज़ूलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल्स, टू द पॉइंट, स्टडी ऑफ एनिमल्स। बाकी ये जो ग्रीक लैंग्वेज है, यूनानी ज़बान के लफ्ज़ हैं, इसका मतलब जून का क्या मतलब है, एनिमल, ब्ला ब्ला, ये सब आपको मिसों ने, सरों ने सब बता दिया होगा। इससे आगे चलते हैं भाई, टू द पॉइंट। बॉटनी क्या है? प्लांट्स की स्टडी है। बॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब ये भी 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब प्लांट्स होता है। ये सब आपको याद करेंगे तो समझ में आ जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी ये तीसरी डिवीज़न हो गई। माइक्रोबायोलॉजी में आप क्या पढ़ रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। अब ये याद रहे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो जिसको आप किसके ज़रिए देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के ज़रिए। माइक्रोस्कोप के ज़रिए जिनको आप देख सकते हैं। इसमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की कैद नहीं है, ये पहले क्लियर कर दूँ मैं आपको जी। कुछ बच्चे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को समझते हैं वो शायद यूनिसेलुलर होंगे, एक सेल वाले होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर भी होते हैं, 10-10, 20-20, 30-30, 50 या 100 सेल्स से मिलके भी बने होते हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर। वो भी आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आते, वो भी आप माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देखते हैं। वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही कहलाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर, सिंपल, मल्टी सेलुलर, जो आपको अपनी आँख से नज़र ना आए, माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़े, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। याद रहे कि बायोलॉजी की ये डिवीज़न हो चुकी। जिस तरह मैंने दरख्त की 2 डिवीज़न की थी, शुरू में ही समझा दिया था। अब जो भी ब्रांचेस होंगी वो इन्हीं में से निकलेंगी, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट्स इट। ये है बायोलॉजी पूरी की पूरी।
ख़त्म हो गई कहानी, आगे चलते हैं, बहुत कुछ है बताने को। बता दूँ, स्क्रीनशॉट लेना है ले लें। ब्रांचेस की तरफ चलते हैं, ब्रांचेस की तरफ चलें। बहुत सारी ब्रांचेस हैं इसके अंदर, पहले वाली बुक में तो इतनी ब्रांचेस थी भी नहीं। टू द पॉइंट जल्दी जल्दी लेके चलेंगे उनको भी, ताकि आगे जो है वो फिर डिफ़िकल्ट टॉपिक्स की तरफ चलें। मज़ा आएगा जब जब सिस्टम्स पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सिस्टम्स पढ़ेंगे। उसमें डिफ़िकल्टी है तो बेचारी नन्ही मुन्नी सी ब्रांचेज हो रही है, और वो तो आसान सी। मॉर्फोलॉजी, पहली ब्रांच क्या कह रही है भाई? इसमें क्या पढ़ रहे हैं आप? स्टडी कर रहे हैं, किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं? इसने दो चीज़ों को बताया है, एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल फॉर्म और स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल का मतलब होता है बैरूनी, बाहर वाला। फॉर्म का मतलब होता है शक्ल, एक्सटर्नल फॉर्म बाहर की शक्ल। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बॉडी एंड शेप, बॉडी शेप। इसको हम उर्दू में साख्त भी कहते हैं, खालिस उर्दू भी आपको आनी चाहिए, साख्त भी कहा जाता है। यानी कि मॉर्फोलॉजी के अंदर आप क्या पढ़ते हैं? लिविंग थिंग्स की एक्सटर्नल फॉर्म और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। एक काऊ ले लीजिए, काऊ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, क्या हाइट है, क्या स्किन है। एक्सटर्नल फॉर्म और स्ट्रक्चर के अंदर जो आपको बाहर से नज़र आ रहा है ना सब कुछ, जिसमें आपको काऊ को कट ना करना पड़ रहा हो, क्या किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डाइसेक्ट ना करना पड़ रहा हो, काट के अंदर से ना देखना पड़ रहा हो, बाहर से आपको अपनी आँख से जो कुछ भी नज़र आ रहा है वो सबका सब जो है वो मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं आप। समझ में आ गई बात? इसमें सिर्फ बॉडी एंड शेप आ जाता है। आगे चलते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन सारी मालूमात आपको सिर्फ बाहर से नहीं मिलेगी। एनाटॉमी की तरफ चलते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा? स्टडी करेंगे आप इसके अंदर भी। किस चीज़ की स्टडी करेंगे भाई? इसमें लिखा हुआ है इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इंटरनल पार्ट्स। अब इंटरनल पार्ट्स की स्टडी कैसे होगी? इंटरनल पार्ट्स की स्टडी कैसे होगी लिविंग थिंग्स की? डाइसेक्ट के ज़रिए। डाइसेक्ट का मतलब है बीच में से उसको काटना। जब तक आप लिविंग बॉडी को आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि आप बाहर से तो स्टडी कर चुके मॉर्फोलॉजी के अंदर, आप अंदर से भी उसको देखना चाहते हैं, तो आपने उसको क्या किया? डाइसेक्ट किया, काटा, और फिर उसके अंदरूनी आज़ा इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी किया। तो इंटरनल पार्ट्स आप जो डाइसेक्ट करके स्टडी करते हैं, ये उसमें होता है। सेल बायोलॉजी, नाम से ही पता लग रहा है सेल बायोलॉजी के अंदर आप किस चीज़ को पढ़ रहे हैं? स्टडी ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनेल्स। सेल बायोलॉजी, इस ब्रांच के अंदर आप सेल्स को स्टडी कर रहे हैं और ऑर्गेनेल्स को स्टडी कर रहे हैं। सेल क्या है ये आपको बता दूं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की आखिर इतनी अहमियत क्यों है भाई? वजह यह है कि लाइफ का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, फंक्शनल यूनिट भी है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बॉडी, और फंक्शनल का मतलब होता है काम। आसान लफ्ज़ों में सरासिफ की बॉडी जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये इनका स्ट्रक्चर है। तो सरासिफ के हाथ, पैर, नाक, कान, आँखें, ज़बान, हर पार्ट सरासिफ का जो कि आपको नज़र आ रहा है वैसे ही। और अगर सरासिफ को डाइसेक्ट कर दें, अल्लाह ना करे अंदर से अगर आप देखें, हार्ट है, लिवर है, लंग्स है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये किसी चीज़ से तो बनी होंगी। तो ये सब की सब चीज़ें सेल्स से बनी हैं। और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब की बॉडी की बात कर रहा हूँ, उन सब की बॉडी, प्लांट्स की बॉडी, एनिमल्स की बॉडी, उनके ऑर्गन्स किससे मिलके बने हैं? सेल्स से मिलके बने। यानी कि लिविंग थिंग्स की बॉडी जो बनाने वाली चीज़ है वो सेल्स हैं। इसीलिए सेल्स को कहा जाता है कि स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का।
यानी कि लाइफ किसी भी शक्ल में हो, उसकी बॉडी जो बन रही है वो सेल्स बनाते हैं। और फंक्शनल यूनिट भी है। अब लिविंग थिंग्स की सिर्फ बॉडी सिर्फ थोड़ी है, लिविंग थिंग्स काम भी तो करते हैं, जैसे कि मैं हूँ। अब मेरी पूरी बॉडी तो सेल से मिलके बनी है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट समझ में आ गया। आगे चलते हैं। मैं बातें भी तो कर रहा हूँ, मैं देख भी तो रहा हूँ, मैं हाथ भी तो हिला रहा हूँ, मैं चल फिर भी तो रहा हूँ, बहुत सारे एक्टिविटीज़ मेरी लाइफ की हो रही हैं जो कि मैं कर रहा हूँ। तो मैं किससे मिल के बना हूँ भाई? मैं सेल्स से मिल के बना हूँ। तो कॉमन सेंस भी यही है कि असल में मैं आपसे बातें नहीं कर रहा, मेरे सेल्स आपसे बातें कर रहे हैं। मैं आपको नहीं देख रहा, बल्कि मेरे सेल्स आपको देख रहे हैं। मेरी आंखें आपको देख रही हैं, तो आंखें किससे मिलके बनी है? सेल्स से मिलके बनी है। तो ये देखना, मेरा बातें करना, चलना फिरना, क्या है ये सब? ये फंक्शंस हैं, ये काम है। तो ये कौन कर रहा है? ये भी सेल्स कर रहे हैं। लिविंग बॉडी की बॉडी और लिविंग बॉडी के फंक्शंस, उनकी बॉडी बनाने वाले भी सेल्स, और उनकी बॉडी के अंदर काम जो हो रहा है वो भी सब करने वाले कौन है? सेल्स कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ तो मैं नहीं सोच रहा, मेरे सेल्स सोच रहे हैं। मेरी बॉडी के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कौन कर रहा है? मैं नहीं कर रहा, सेल्स, मेरे सेल्स कर रहे हैं। मेरा हर काम कौन कर रहा है? आखिर सेल्स कर रहे हैं। इसलिए सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट भी है, स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है लाइफ का। तो सेल बायोलॉजी के अंदर आप इसको पढ़ते हैं। इसके अलावा आप ऑर्गेनल्स को भी पढ़ते हैं। सेल को अगर देखें, सेल नॉर्मली ये गोल शेप का होता है, बीच में उसके न्यूक्लियस होता है और ये साइटोप्लाज्म होता है, और ये बाउंड्री जो होती है इसकी, ये सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। सिंपल सा स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन और ये साइटोप्लाज्म और बीच में न्यूक्लियस होता है। ये जो साइटोप्लाज्म है, इसमें छोटी छोटी स्मॉल बॉडीज़ होती हैं जिनको ऑर्गेनल्स कहा जाता है। स्मॉल बॉडीज़ फाउंड इन साइटोप्लाज्म। अगर सेल के स्ट्रक्चर को आपने अगर तस्वुर में देखना ना, बड़ा आसान सा है। आप वो देखें, अंडे को ले लीजिए। अंडे का जो होल है, जो शेल है, वो सेल मेम्ब्रेन है। अंडे के अंदर जो सफ़ेदी है वो साइटोप्लाज्म है, और अंडे के अंदर जो जर्दी है वो न्यूक्लियस है। चलें भाई, सेल का मसला हल हो गया। बहुत सारी ब्रांचेस पड़ी हैं, आगे भी चलना, आगे चलते हैं। 3 ब्रांचेस हो गई, चौथी ब्रांच की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रही है? हिस्टोलॉजी। इसमें आप क्या पढ़ते हैं? स्टडी करते हैं आप इसमें टिश्यूज़ को। टिश्यूज़ की डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स का ग्रुप हो, ठीक है। जैसे मेरी आँख है, तो मेरी आँख के जो सेल्स हैं वो सब के सब एक ही नस्ल के हैं, और सब के सब सेल्स मिल के क्या कर रहे हैं? विज़न का काम कर रहे हैं, देखने का काम कर रहे हैं, आईसाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी मदद से मैं देख रहा हूँ, ठीक है भाई। तो 5वीं ब्रांच की तरफ चलते हैं, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर आप क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंक्शंस मतलब काम, फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले ही बता चुका हूँ कि लिविंग थिंग्स काम भी तो करते हैं, तो फिजियोलॉजी के अंदर उनके सिर्फ काम को स्टडी किया जाता है, ठीक है। 6th ब्रांच की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है? टैक्सोनॉमी। अब बारिश हुई है, बारिशों के बाद बहुत सारे फ्रॉग्स घूम रहे हैं, मेंढक घूम रहे हैं। आपने एक मेंढक को पकड़ लिया, फ्रॉग को, और उसको बोला कि तुम्हें पता है तुम्हारा नाम क्या है? राना टिग्रिना। तुम्हारा नाम ये फ्रॉग आपको बोलता है मेरा नाम किसने रखा? मेरी मम्मा ने रखा। हमें थोड़ी कोई नाम रखने का सिस्टम है, सोचने की बात है। लिविंग थिंग्स ऑब्वियस सी बात है, जितने एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उन बेचारों के पेरेंट्स उनका नाम थोड़ी ना रख सकते। इनफैक्ट उनका भी नाम नहीं होता। सारे लिविंग थिंग्स को नाम हम इंसानों ने दिए हैं। समझ में आ गई बात? इसीलिए बायोलॉजी की एक ब्रांच है टैक्सोनॉमी। इस ब्रांच का काम ये है, नेमिंग सिस्टम।
नेमिंग सिस्टम जो है, नेमिंग सिस्टम जिसको नोमेनक्लेचर भी कहते हैं, नाम रखने का निज़ाम, ये टैक्सोनॉमी के अंदर जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं उनका काम ये है। क्योंकि हमारी ज़मीन के ऊपर अभी भी हर दिन कोई ना कोई न्यू जो है वो नई चीज़, नई लिविंग थिंग जो है वो डिस्कवर होती है। अब उसका नाम जो रखा जाता है वो ऐसे ही नहीं रख दिया जाता कुछ भी रख दो, नहीं, एक पूरा सिस्टम है, उसके तहत जो है वो नए लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम रखा जाता है। इसके अलावा ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन जिसको कहते हैं, ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन, लिविंग थिंग्स को ग्रुप्स में भी डिवाइड किया गया है बहुत सारे। समझ में आ गई बात? वो आगे आप पढ़ेंगे, किंगडम्स, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, उसके बाद क्लासेस आएंगी, फाइलम्स आएंगे, ये बहुत सारे ग्रुप्स में भी लिविंग थिंग्स को डिवाइड किया हुआ है। मैमल्स, ये भी लिविंग थिंग्स का एक ग्रुप है। तो ये जो ग्रुपिंग हुई है लिविंग थिंग्स की, ये भी किस में हुई है? टैक्सोनॉमी में हुई है। तो टैक्सोनॉमी के अंदर वो सारे प्रिंसिपल्स और रूल्स और रेगुलेशंस आप वो पढ़ते हैं, जिसके तहत आप लिविंग थिंग्स के क्या कर सकते हैं, नाम रखने के निज़ाम को जान सकते हैं, और किस तरह से लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग करनी है, ये सब कुछ आप टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। ठीक हो गया। 7 पे चलते हैं। अभी तो आधी ब्रांचेस हुई हैं, बहुत सारी पढ़ी हैं भाई। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, न्यू बॉर्न बेबी हुआ है घर में, ठीक है, माशाल्लाह न्यू बॉर्न, मेरे नहीं हुआ भाई मेरे नहीं हुआ, किसी के भी न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तो अक्सर ये बातें सुनने को मिलती हैं, तो पप्पा जैसा है, या ये तो मम्मा जैसा है, नहीं ये तो दादी जैसा है, दादा जैसा है, नानी जैसा है, नाना जैसा है। आखिर ये क्यों कह रहे हैं, वजह क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ क्वालिटीज़ पप्पा, मम्मा, दादा, नाना, नानी, चाचा, चाची, इनके ट्रेड्स जो हैं वो, इनकी खुसूसियात कुछ वो नज़र आ रही हैं उस बच्चे के अंदर। वो ट्रेड्स या खुसूसियात क्या उसमें, इसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स, जिनको ट्रेड्स भी कहते हैं। कैरेक्टर्स मतलब खुसूसियात। कैरेक्टर्स, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं ये? न्यू बॉर्न बेबी है, वो जब बड़ा होगा, छोटे बच्चे का तो पता नहीं लगता, न्यू बॉर्न बेबी है जब वो बड़ा होगा, उसकी हाइट, उसका कम्प्लेक्शन, रंगत, उसका आई कलर, हेयर स्टाइल, हेयर कर्व है या स्ट्रेट है, वो कितना ज़हीन है, समझ में आ गई बात? डाइजेस्टिव सिस्टम उसका कितना अच्छा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका कितना अच्छा है, यानी कि 1000 खुसूसियात जो है वो एक इंसान के अंदर और एक जानवर के अंदर भी मौजूद होती है। उसकी शक्ल जो है, उसकी शेप जो है वो फादर जैसी है, मदर जैसी है, या दादा दादी पे गया है, लाइक दिस। ये इतनी सारी खुसूसियात हैं, एक बच्चे को किससे मिलती हैं? माँ बाप से मिलती हैं। ये सारे कैरेक्टर्स उसको किससे मिलते हैं? माँ बाप से मिलते हैं। माँ बाप को उनके माँ बाप से मिलते हैं। तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है कैरेक्टर्स का, इसको स्टडी जेनेटिक्स में किया जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, ये ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो जेनेटिक्स में किया जाता है, और इसको हम एक और भी नाम देते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी, इसको उर्दू में विरासत कहा जाता है, विरासत। इस विरासत के अंदर मालो दौलत विरसे में नहीं मिल रहा भाई, इस विरासत में क्या मिल रहा होता है? हेरिडिटी में क्या मिल रहा होता है? खुसूसियात, लिविंग बॉडी की खुसूसियात, वो माँ बाप से, पेरेंट से बच्चों में मुंतकिल जो हो रही होती हैं, उनको स्टडी किया जाता है। इसको जेनेटिक्स कहते हैं। मिटा दूँ, 7 हो गई। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, 8वीं ब्रांच। अभी डेवलपमेंटल, पिछली वीडियो में शायद मैंने डेवलप वर्ड को सही तरह एक्सप्लेन कर दिया था। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसमें क्या पढ़ रहे हैं आप इसमें स्टडी कर रहे हैं, किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फॉर्मेशन का मतलब है तश्कील। तश्कील वर्ड किससे निकला है? शक्ल से, यानी कि शक्ल का बनना, किसका? जिसमें फॉर्मेशन हो रही है और डेवलपमेंट हो रही है। एंड
डेवलपमेंट, तरक्की। किस चीज़ में तरक्की? अभी बताता हूँ। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की आसान सी डेफिनेशन है इमैच्योर बेबी, इमैच्योर बेबी। इमैच्योर का मतलब होता है जो कि पूरे तरीके से अभी बना ना हो, ठीक है। इमैच्योर का मतलब जो पूरे तरीके से अभी बेबी बना ना हो, अंडर डेवलप फेज में हो, अंडर डेवलप, अंडर डेवलप, अंडर डेवलप फेज में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम कहते हैं इमैच्योर बेबी, और उसी को एम्ब्रियो कहा जाता है। तो माँ के पेट के अंदर जो बच्चे की तश्कील होती है, उसकी फॉर्मेशन होती है, बच्चे का बनना जो होता है, उसको स्टडी किया जाता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर। इसको एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है भाई। तो एक तो इस चीज़ को आपके कैसे उसकी डेवलपमेंट, कैसे उसकी फॉर्मेशन हो रही है, कैसे तश्कील हो रही है, उसकी शक्ल कैसी बन रही है, उसको स्टडी करते हैं आप इसमें। दूसरा डेवलपमेंट, उसकी तरक्की कैसे हो रही है। तरक्की से मतलब ये नहीं, कोई वो मतलब नहीं है तरक्की से। तरक्की से उसका मतलब है उसके हाथ, पैर, कान, नाक, आँखें, इन सब का बनना, ये डेवलपमेंट कहलाता है। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि ये डेवलपमेंट जो हो रही है बड़े सिस्टमेटिकली तरीके से हो रही है। आगे चलते हैं। 9th जो ब्रांच है हमारे पास, 9वीं ब्रांच जो है वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं भाई? इसमें आप स्टडी कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं इसके अंदर? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग का आपस में ताल्लुक, रिलेशन, कि आखिर लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आपस में ताल्लुक क्या है, इसको आप पढ़ रहे हैं। और यही सिर्फ नहीं पढ़ रहे कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, आप उन इफ़ेक्ट्स, असरात को भी पढ़ रहे हैं। इफ़ेक्ट्स, इफ़ेक्ट्स मतलब असरात। लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर क्या असर डाल रहे हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स पे क्या असर डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल पानी को ले लीजिए, पानी जो है वो नॉन लिविंग है। फ़िश को ले लीजिए, वो लिविंग है। अब ताल्लुक़ समझ में आया आपको कि क्या ताल्लुक़ है पानी का और फ़िश का आपस में? तो इस ताल्लुक़ को स्टडी किया जाता है, और ये दोनों पानी और फ़िश एक दूसरे के ऊपर क्या असरअंदाज करते हैं, इसको एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी अब जो ज़िंदा ऑर्गेनिज़म है, ज़िंदा लिविंग थिंग्स हैं, उनकी तो बात हो गई, ज़िंदा प्लांट्स की भी बात हो गई, ज़िंदा एनिमल्स की भी बात हो गई। बहुत सारे एनिमल्स जो पहले थे उनके बारे में कोई बातचीत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। बायोलॉजी उनके बारे में भी बात करेगी जो पहले चले गए, जो चले गए। डायनासोर्स के बारे में भी बात करेगी। लेकिन पता कैसे चलेगा, कैसे स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। टू द पॉइंट और ब्रीफ डेफिनेशन इसकी ये है। पैलेंटोलॉजी के अंदर आप फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। फॉसिल्स क्या हैं? प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ पास्ट लिविंग थिंग्स। प्रिजर्व्ड का मतलब होता है महफूज हो गए हो जो। रिमेन्स का मतलब होता है बाकियात। खालिस उर्दू में इसको क्या कहा जाता है? बाकियात, मतलब बच जाने वाली चीज़ें। बाकियात ऑफ पास्ट लिविंग थिंग्स। ज़माना कदीमी में हज़ारों साल पहले जो लिविंग थिंग्स मर गए, उनकी डेड बॉडीज़ प्रिजर्व हो गई किसी भी तरह से, या तो ज़मीन के अंदर प्रिजर्व हो गई या बर्फ़ के अंदर प्रिजर्व हो गई। किसी भी जगह पर वो प्रिजर्व हो गई, महफूज हो गई। खुदाई के दौरान वो निकल आई,
या एंटार्कटिका, आप गए, एंटार्कटिका में बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ बर्फ़ की खुदाई के दौरान आपको कोई एनिमल मिल जाता है, उसकी बॉडी कितने साल पुरानी है, 10,000 साल पुरानी है, उसको आप उठा के ले आए, तो उसकी स्टडी को वो क्या कहलाएगा, वो एनिमल क्या कहलाएगा, उसकी डेड बॉडी क्या कहलाएगी, वो फॉसिल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वो फॉसिल कहलाएगी। समझ में आ गई बात आपको? तो इसकी मदद से जो है वो फॉसिल्स को स्टडी करते हैं पैलेंटोलॉजी के अंदर। और फॉसिल्स क्या हैं? प्रिजर्व रिमेन्स ऑफ पास्ट लिविंग थिंग्स। ठीक है, 10 हो गई ब्रांचेस, टोटल 14 ब्रांचेस है भाई। इलेवेंथ ब्रांच जो है वो कौन सी है? इसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायो टेक्नोलॉजी, इसकी टू द पॉइंट और आसान डेफिनेशन है यूज़ ऑफ लिविंग थिंग्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि इस्तेमाल किसका? लिविंग थिंग्स का इस्तेमाल किसके लिए? फॉर द वेलफेयर, फलाह बहबूद के लिए। फलाह बहबूद, खालिस उर्दू में फलाह बहबूद यानी कि फ़ायदे के लिए, तरक्की के लिए। किसके? इंसानों की तरक्की के लिए लिविंग थिंग्स का इस्तेमाल बायोलॉजी की किस ब्रांच में किया जाता है? बायोलॉजी में किया जाता है। यहाँ जो डेफिनेशन लिखी है उसको भी ज़रा मैं बता दूँ, क्योंकि बच्चे याद भी तो करेंगे, एक तो याद करने का भी तो ये इशू है। इसमें क्या पढ़ते हैं आप? टेक्निक्स को पढ़ते हैं। टेक्निक्स मतलब तरीके, टेक्निक्स मतलब आप टेक्निक्स पढ़ते हैं, तरीके पढ़ते हैं। किस के लिए? फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन। ये डेफिनेशन आपको परेशान करेगी, इसलिए थोड़ा तफसील से बता दूं। टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन, फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन, मैनिपुलेशन का मतलब है चेंज, तब्दीली लेके आना। किसके अंदर? जीन में तब्दीली लेके आना। जीन क्या है अभी बताता हूँ आपको, इसमें बड़ी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन चलें बता दूँगा। टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन, यानी कि जीन में आप ऐसी टेक्निक्स को पढ़ते हैं इसके अंदर जिसमें आप किस में चेंज ले आते हैं? जीन्स में चेंज लेके आ जाते हैं। अब आप बोल रहे होंगे सर बायोटेक्नोलॉजी की ये डेफिनेशन तो बड़ी आसान सी थी, ये डेफिनेशन मैनिपुलेशन ऑफ जीन पता नहीं क्या है। चलें समझ में भी आ गया। टेक्निक्स हैं, मेथड्स को स्टडी करते हैं जिसमें हम जीन्स को चेंज कर देते हैं। तो जीन्स को की तब्दीली से इंसानों की तरक्की का क्या लेना देना? देखते हैं भाई। मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्ट्रक्चर, टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्ट्रक्चर। अब देखें आप किस में चेंज लेके आ रहे हैं? आप जीन में चेंज लेके आ रहे हैं। तो उस जीन में चेंज लेके आने से कहीं और भी चेंज आ रहा है। कहाँ पर चेंज आ रहा है? स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है भाई। किसके? एंड लोकेशन, लोकेशन मतलब जगह, लोकेशन ऑफ जीन्स। सर क्या हो गया है? जीन्स में चेंज लेके आ रहे हैं तो जीन्स में चेंज लेके आ रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? जीन्स में चेंज लेके आ रहे हैं तो स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है या उस जगह में चेंज आ रहा है जहाँ पर जीन्स पाए जाते हैं। तो बात तो वही है कि चेंज तो जीन्स में ही आ रहा है। जीन्स के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, जीन्स की ही लोकेशन में चेंज आ रहा है। तो बात तो यही कि वो मेथड्स पढ़ रहे हैं जिससे जीन्स में चेंज लेके आ रहे हैं। हो क्या रहा है इससे? टू अचीव डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स। हाँ आगे आखिरी जो जुमला उसने बोला है ना वो है काम। टू अचीव, अचीव का मतलब हासिल करना। टू अचीव डिज़ायरेबल, डिज़ायरेबल मतलब
मर्ज़ी के मुताबिक, मर्ज़ी के मुताबिक डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स, कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक कैरेक्टर्स या क्वालिटीज़ जो हैं वो इसमें आ जाएं, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक किसमें आ जाएं। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई। कैसे? छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल देके इसको क्लियर कर देता हूँ यार। आप एक सीड लेके आ जाते हैं, सीड किसका लेके आ जाते हैं? मैंगो का। मैंगो का सीड लगाया, ट्री बना, ट्री पे मैंगोज़ आए। मैंगोज़ जो थे खट्टे थे, सोर टेस्ट के थे, मीठे मीठे मैंगोज़ नहीं थे। बराबर में जो बाग था वहाँ पर जो ट्रीज़ थे, वहाँ पर जो मैंगोज़ थे वो मीठे थे। डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स, आ गई बात। डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स, मर्ज़ी के मुताबिक, ख्वाहिश के मुताबिक खुसूसियात चाहिए आपको चीज़ों में। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? अब जाके उससे मीठे मैंगो तो लाने से रहे, अब उसको क्या बोलेंगे? यार ऐसा करो भाई। नहीं, उससे कुछ नहीं बोलेंगे। हम जाएंगे बायोलॉजी के एक्सपर्ट के पास, वो बोलेगा बायो टेक्नीशियन के पास चले जाओ, वो बता देगा। उसके पास गए तो उसने क्या बोला? उसने बोला भाई आप जो सीड लेके आए थे ज़रा इसको रिवर्स गियर मारें। ये किससे आया था? ये मैंगो से आया था। ये मैंगो किसी ट्री से तो आया होगा। उस ट्री के अंदर किससे बना? ये उस ट्री के अंदर फ्लावर से बना जी, फ्लावर से बना। फ्लावर के अंदर क्या था? फ्लावर के अंदर जो है वो एक ओवरी थी। ओवरी के अंदर जो है वहाँ पर स्पर्म्स एंड ओव्यूम्स की फ्यूजन हुई। ये बड़ी लंबी तफसील है, उसमें नहीं लेके जाना चाहता मैं आपको। इन अ नटशेल आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर कुछ सेल्स थे जिनको हम स्पर्म एंड ओव्यूम कहते हैं, वो मिले थे। स्पर्म प्लस ओव्यूम्स ये मिले थे। इनके मिलने से ये फ्लावर जो है वो कन्वर्ट हो गया था किसमें? मैंगो में कन्वर्ट हो गया था। इसी मैंगो के सीड लिए थे, उससे हमने ट्री लगा दिया था। इसका मतलब इन्होंने ही कुछ गड़बड़ की है। ये स्पर्म एंड ओव्यूम्स हैं क्या? ये सेल्स हैं। क्या है ये? सेल्स हैं। तो स्पर्म्स एंड ओव्यूम्स अगर सेल्स हैं तो इसके अंदर होगा क्या? सेल्स में आपको पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं। सेल ऐसा होता है, ये आप स्पर्म की शक्ल में ऐसी तो बना नहीं सकता। स्पर्म ऐसा नहीं होता, स्पर्म की शक्ल थोड़ी चेंज होती है, लेकिन चलें ये ऐसा लंबा सा होता है। ये स्पर्म है, ये ओव्यूम है, ये सेल्स हैं। अगर ये सेल्स हैं तो इसके पास भी न्यूक्लियस है और इसके पास भी न्यूक्लियस है। स्पर्म के पास भी न्यूक्लियस है, उसके पास भी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए है। डीएनए में क्या है? डीएनए में जीन्स हैं। जीन्स वो जगह है जो कि ट्रेट्स या कैरेक्टर्स डेवलप करती है किसी चीज़ के अंदर। बात को समझिए। अगर ये मैंगो खट्टा है तो खट्टा क्यों है? ये क्वालिटी इसके अंदर किसने दी? जीन्स ने दी। कहाँ है ये जीन्स? डीएनए में। डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस में। तो बस आपने क्या करना है? आपने इस प्लांट को लेके, इसके सेल्स को लेके, उनके अंदर जो डीएनए है और जो जीन्स हैं, वहाँ पर वो जगह जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि आम का जायका कैसा होगा, तो जब आप जीन के अंदर गए और उस इन्फॉर्मेशन में गए जहाँ पर लिखा था कि आम का जायका खट्टा होगा, आपने वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन चुरा ली और उसकी जगह पर आपने लिख दिया आम का जायका मीठा होगा। बस उसके बाद ये जो आपने चेंजेस की, किसके अंदर की? जीन्स के अंदर की ना। तो इसी में तो यही तो पढ़ रहे हैं भाई, जीन्स में तो चेंज किया आपने। अब ये जो चेंज हो गया जीन्स में कि आम का जायका मीठा होगा, उससे क्या हुआ? यही जीन्स इस डीएनए में है और यही जीन फिर न्यूक्लियस में है और यही जीन्स स्पर्म ओव्यूम्स में है और यहीं से मिलके फ्लावर, ट्री और मैंगो बनेगा। अब ये जो मैंगो बनेगा इसका जायका कैसा होगा? मीठा होगा। उससे क्या हुआ? फ़ायदा हुआ भाई। खट्टे आम कौन खाना चाहता है? हाँ, मीठे आम खाना चाहते हैं। ये मैंने बहुत शॉर्ट करके, क्योंकि अभी बायो के आप स्टार्टिंग की अभी बात हो रही है तो मैं आपको इन डिटेल नहीं लेके गया, सिर्फ हल्का सा एक टेस्ट करवाया है इसका। तो बहुत बड़ी दुनिया है।
मिटा देता हूँ उसको। बायोटेक्नोलॉजी भी हो गई थी। अगली ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, छोटी छोटी हों वो जल्दी जल्दी निमट जाएं, काफ़ी देर हो गई खड़े खड़े मुझे अभी। अच्छा, और क्या है इसके अंदर? सोशो बायोलॉजी भाई, 12 वाली ब्रांच को देख लें। सोशो बायोलॉजी, इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर सोशल बिहेवियर, समाजी बर्ताव। सोशल बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब बर्ताव, सोशल का मतलब मुआशरा खालिस उर्दू में, और क्या है, समाज मतलब वो जगह जहाँ पर इंसान मिलजुल के आपस में रहते हैं। आजकल मिलजुल के तो नहीं रह रहे, साथ तो रह रहे हैं, लेकिन प्यार और मोहब्बत वाला सिस्टम कोई नहीं होता, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो मुआशरा उस जगह को कहते हैं जहाँ पर इंसान आपस में रहते हैं। सिर्फ इंसानों का मुआशरा नहीं होता, सोसाइटी इंसानों की होती है, वैसे लिविंग थिंग्स दूसरे भी हैं, वो भी एक जगह पे आपस में रहते हैं। तो आपस में फिर क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि लिविंग थिंग्स जो हैं एक सोसाइटी में जब रहते हैं तो आपस में जो वो इंटरेक्ट होते हैं, उसकी इस इंटरेक्शन को स्टडी किया जाता है सोशो बायोलॉजी के अंदर। उस इंटरेक्शन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उनकी आपस का लड़ाई झगड़ा, आपस के कंपटीशन, आपस का शादी ब्याह, इंटरकोर्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। हर मामला जो लिविंग थिंग्स आपस में करते हैं उसको हम सोशो बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। 13 ब्रांच की तरफ चलें, कौन सी है? पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी किसको स्टडी करते हैं भाई? पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं, पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं, ये भी लिविंग थिंग्स हैं। ये लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? पैरासाइट्स, ये लिव्स, ईट, हार्म इन अदर लिविंग थिंग्स, इन अदर लिविंग थिंग्स। ये पैरासाइट्स जो हैं वो दूसरे लिविंग थिंग्स की बॉडी में रहते हैं। लिविंग थिंग्स की बात की है, जिंदा के बारे में, डेड की बात नहीं कर रहा, वो अलग होते हैं, ये बात याद रहे, ठीक है। उनकी बॉडी में रहते हैं, उनका खाना भी खाते हैं, प्लस उनकी बॉडी को नुकसान भी पहुंचाते हैं, ठीक है। उनको पैरासाइट्स कहा जाता है। जैसे छोटे बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं पेट में, ठीक है, तो वो छोटे बच्चों को ग्रो नहीं करने दे रहे होते, वो खाना जो खा रहे होते हैं उस खाने को भी खा रहे होते हैं, प्लस उनकी बॉडी को भी अंदर से ख़राब कर रहे होते हैं। इसी तरह और दूसरे लिविंग थिंग्स हैं, उनकी बॉडी के अंदर भी लिविंग थिंग्स ऐसे दूसरे रहते हैं, इनको पैरासाइट्स कहा जाता है। बता दूँ भाई, पैरासाइटोलॉजी हो गया, बस टेंशन नहीं। ये कौन सी हमारे पास 13 हो गई। 14 ब्रांच की तरफ चलें। 14 ब्रांच फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी नाम से आप समझ गए होंगे, स्टडी ऑफ एक्शंस ऑफ ड्रग्स। दवाएं क्या काम कर रही हैं, दवाएं क्या काम कर रही हैं, दवाओं के हवाले से फार्माकोलॉजी में पढ़ा जाता है। और उसके बाद आखिरी ब्रांच जो है भाई वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें आप स्टडी क्या पढ़ रहे हैं? स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल किसको कहते हैं हम? मॉलिक्यूल हम कहते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स को। भाई देखें, लिविंग थिंग कुछ भी है, लिविंग थिंग है तो मैटर ना। अगर मैटर है तो लिविंग थिंग मैं हूँ, मैं भी मैटर हूँ, तो मैं भी फाइनली जाके मेरी बॉडी सेल्स से मिलके बनी है। सेल्स आगे किससे मिलके बने हैं? मॉलिक्यूल्स से। मॉलिक्यूल्स आगे जाके किससे मिलके बने हैं? सेल्स से मॉलिक्यूल्स आगे जाके एटम्स से मिलके बने हैं। समझ में आ गई बात? तो
ये बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी किया जाता है इसके अंदर, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। अब इसमें कौन कौन से हैं, इसमें लिखा हुआ है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है इनको, बायोमोलिक्यूल्स कह लें या आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आप H2O को नहीं पढ़ते, याद रहे, H2O जो है वो बायोमोलिक्यूल नहीं है, H2O जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग है, पानी। समझ में आ गई बात, ठीक है भाई। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, उन सारे मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग थिंग्स की बॉडी के अंदर होते हैं, लिविंग थिंग्स को बनाते हैं, उनको हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो बड़ी हो गई मुझे इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन इंशाअल्लाह जान है तो जान है। उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, ये वाला आपका टॉपिक रह गया। इसके लिए इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, बनाएंगे। फिर कुरान इंस्ट्रक्ट्स टू रिवील, चैप्टर नंबर 1 के 3 जो है वो टॉपिक्स रह गए हैं, इंशाअल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।